नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और आज 1 महीना हो चुका है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े हुए युद्ध को। लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के कोई आसार इस वक्त कतई नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब खबरें यही आ रही हैं कि अमेरिका तैयार कर रहा है जमीनी सैन्य हमले के लिए, बूट्स ऑन दी ग्राउंड जिसे हम कहते हैं। और इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से हम देख रहे हैं कुछ कोशिशें हो रही हैं कि किस तरीके से अपने आप को एक मीडिएटर के तौर पर या कम से कम एक इंटरलोक्यूटर के तौर पर पेश किया जाए। आज इस्लामाबाद में बैठक हो रही है सऊदी, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच में। अब इस क्षेत्रीय डिप्लोमेसी के जरिए कोई राजनीतिक आउटकम क्या निकलता है, कोई मसौदा बन पाता है क्या, जिसे लेकर ईरान के पास ये तमाम नेता जा सके, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ईरान ने ये बेहद साफ कर दिया है, क्योंकि अब हुतीज भी इसमें शामिल हो गए हैं। हिजबुल्लाह तो पहले दिन से शामिल था ही, जब से अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई 28 फरवरी को। और यहाँ दुनिया भर की जो संकट है वो और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम बातचीत को तैयार नहीं हैं और हम टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आप हमारी यूनिवर्सिटीज पर आकर आप हमला कर रहे हैं, जैसा हमने देखा तेहरान की एक साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि फिर खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिकी यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। तो इन सब के बीच में इस हालात को समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सफी एहसान रिजवी, आप रिटायर्ड आईपीएस हैं, आईबी में भी रह चुके हैं और साथ ही एनडीएमए में भी रह चुके हैं। और बहुत शुक्रिया साफी, क्योंकि आप रिस्क रेजिलियंस पर इन दिनों अपना पॉडकास्ट भी कर रहे हैं और उस पर खास करके जो है आप एनालिसिस करते हैं। अगर मैं आपसे शुरुआत कर सकूं, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब बूट्स ऑन दी ग्राउंड की तैयारी है, ये आपको लग रहा है कि दिस इज द नेक्स्ट स्टेप दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज बाउंड टू हैपन? Yes, that is. लेकिन the whole problem here is that boots on the ground का मतलब बहुत बड़ा होता है. Already, if you have seen in the last few decades, whenever there's been boots on the ground, mostly they've been American, and recently in one case they've been Russian. And wherever there have been boots on the ground, victory is not very close. It is very expensive. It is very extended. It lasts for many years, costs a lot of lives. And on the other side, it costs a lot of collateral damage. In all the wars that we have seen in Afghanistan, in Iraq, twice in Iraq, once in Afghanistan, the amount of, and also in Vietnam, we've seen so much of loss of lives, so much of loss of infrastructure, and a complete annihilation of civilization as you know it. And Iran is a very civilized and a very developed country. So if you see boots on the ground, there will be a lot more devastation. And all of this is being done without any multilateral support, without any bilateral support. It is all being done just because one country, two countries feel that it can be done. So we've entered a very strange time where the rules-based order has been thrown out of the window in just about a few weeks, and the power-based order is now back in place, with only one superpower active, the other one is quiet. The third one, which was formerly a very big superpower and is now embroiled in Ukraine, is also overtly keeping quiet. So it doesn't look like a good situation for peace. And I don't think we can come out of this very fast because nobody really seems to be making any noises for peace. Even the United Nations was almost completely quiet. One has not even heard a foray that they're making with regard to bringing these countries together to मतलब talk. इफ एनीथिंग साफी, संयुक्त राष्ट्र एक्चुअली बहुत मजबूर साउंड होता है, हेल्पलेस साउंड होता है। So अब इतने साल हो गए हैं यूनाइटेड नेशंस को. लीग ऑफ नेशंस तो lasted only 20 years. The United Nations has lasted 75 years, so that's quite a bit of credit to it. However, if the important 5 countries that have veto powers in the United Nations, they do wake up. I mean, if not 5 or 4 of them wake up, and they decide that they need to answer to posterity and to history, then they need to wake up and say that we want peace and enough is enough. So I think just going and decimating a country without any international law, rules, no rules of war. There used to be rules of war. We used to hear about, okay, there's a rule of war that you don't bomb a school. There's a rule of war that you don't target collaterals. And if it happens, collaterals, you conduct an inquiry and you conduct investigations against your people.
But all that has just gone down the tube since February of 2022, since Russia invaded Ukraine and the Israelis responded to Hamas attack in a completely, I would say, amplified way of maybe hitting back 1,000 times just to one. And now what we are seeing in Iran, which is a very clearly accepted invasion of Iran, it is not a war. It's not Operation It is an invasion of Iranian airspace and invasion of Iranian identity. सफी मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी कॉन्वर्सेशन को अगर हम थोड़ा सा हिंदी में भी रख सकें और All of it. I can keep it in Hindi also. जी हिंदी में ही हम, अगर हमारे ज्यादातर दर्शक हमारे हिंदी में हैं। जहां तक ये बूट्स ऑन द ग्राउंड का सवाल है, जैसे आपने कहा कि एक तो जब इन्होंने इन्वेड किया ईरान को, इजराइल और अमेरिका ने, यहां कोई अमेरिका की तरफ से ना उनके संसद में कोई उनका प्रस्ताव पारित हुआ है, ना संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई अप्रूवल है। लेकिन अब जिस युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप शायद ये सोचकर आए थे कि हम 4-5 दिनों में निपटा देंगे, वो आज 1 महीने से ज्यादा खींच चुका है। अब उनकी मजबूरी क्या है? एक तरफ वो कहते रहते हैं कि भाई हमने तो ईरान के नेवी को खत्म कर दिया है, उनकी हमने सैन्य क्षमता को बिल्कुल कमजोर कर दिया है। लास्ट ईयर ही उन्होंने दावा कर दिया था कि इनके परमाणु कार्यक्रम को हमने नेस्तनाबूद कर दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया है। तो अब फिर उनकी मजबूरी और औचित्य, जस्टिफिकेशन क्या है कि अब उनको सैन्य अभियान जो है जमीन के स्तर पर भी चलाना पड़ेगा? देखिए, इसको मतलब आम भाषा में मजे की बात कहा जाता है, लेकिन ये मजे की बात तो बिल्कुल नहीं है, बहुत सीरियस बात है। इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने 3 चीजें कही हैं। पहले इन्होंने कहा कि हमने इनका पूरा न्यूक्लियर उड़ा दिया है। फिर बीच में 14 दिन के बाद, इस युद्ध के 14 दिन बाद, उन्होंने कहा कि हमें 440 kg एनरिच्ड यूरेनियम निकालना है। फिर उन्होंने उसके अलावा यूरेनियम न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास हैं कि नहीं है, ये कभी आज तक कहा भी नहीं गया है। इराक के केस में एटलीस्ट कहा गया था कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। सीरिया के केस में कहा गया था कि इनके पास केमिकल वेपन्स हैं। लेकिन ईरान के केस में ये भी नहीं कह रहे कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बस एक वो अंदेशे के नाम पे चल रहे हैं। और दूसरी चीज कि ये कहा जा रहा है कि आपके जितने लॉन्चर्स थे हमने पहले सारे खत्म कर दिए, एयर डिफेंस आपका खत्म कर दिया, आपकी एयरफोर्स खत्म कर दिया, आपकी नेवी खत्म कर दी। फिर एक नंबर आता है कि 81% लॉन्चर्स खत्म कर दिए। फिर आता है कि 2/3 खत्म कर दिया। अभी जो अपनी यूएस सेनेट की ब्रीफिंग हुई है तुलसी गैबर्ट की, उसके अंदर एक खबर ये आई है कि 1/3 कंफर्म्ड डिस्ट्रॉय है, लेकिन 1/3 टेंटेटिव है और 1/3 अवेलेबल है। फिर अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि 10,000 टारगेट्स थे, उसमें 3,354 अभी बाकी हैं। में हमने एंथ्रोपिक का इस्तेमाल करके, जो एंथ्रोपिक का इस्तेमाल किया हमने जिससे पहले कि वो ग्रे लिस्ट कौन सी लिस्ट में डालेंगे वो, तो एंथ्रोपिक से हमने 10,000 टारगेट्स आइडेंटिफाई कर लिए थे, ये कहा गया था। और वो 10,000 टारगेट्स पे ही सारा काम हो रहा है। ये पहले 2 दिन हुआ था, जो 2 दिन ये वॉर चलने वाली थी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही बता रहे हैं 3,544 बाकी हैं। तो ये तरह तरह के जो वो वक्तव्य देते हैं, वो सिर्फ इस वजह से देते हैं क्योंकि एक तरकीब होती है कंफ्यूजन फैलाना। तो कंफ्यूजन फैलाइए और अंदर अंदर जो आपको करना है करिए। तो जो ये बीच में इन्होंने अभी और एक चेंज किया था कि मैं आपको 48 आवर्स देता हूँ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं 5 दिन देता हूँ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं आपको 6 अप्रैल तक देता हूँ। तो इस सब के बीच, जैसा आपने शुरू में बताया, जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है, उनकी मासिंग की जा रही है इसराइल में और सऊदी अरेबिया की एक बेस में। और क्योंकि बाकी जो 4 बेसेस हैं, कुवैत, बहरीन, यूएई और कतर में, ऐसा नहीं लग रहा है कि ग्राउंड फोर्सेस वहां से एक्टिवेट होंगी, क्योंकि ये 4 कंट्रीज अब बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आ रही हैं कि ये ना इनकी वॉर थी ना इनकी वॉर है, और जबरदस्ती ये लोग लाइन ऑफ फायर में आ रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है उन 4 कंट्रीज को इन्होंने अभी नेम नहीं किया है, लेकिन अगर नेम करेंगे तो फिर अटैक्स होंगे उनके ऊपर जहां जहां इनके ट्रूप्स तैयार हो रहे होंगे। प्लस अभी दूसरी चीज क्या है, आप जैसे कुछ विजुअल्स दिखा रही हैं इस वक्त, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि असली जो स्टोरी है वो कभी कभी किसी यूट्यूब में आ रही है, कहीं इंस्टाग्राम में आ रही है, कहीं किसी न्यूज चैनल में आ रही है। इफेक्टिवली प्रॉपर खबर ईरान साइड से भी
और यूएस साइड से भी नहीं आ रही है, मोस्टली वो आ रही है यूएस इजराइल साइड से, जो वो दिखाना चाहते हैं। और ईरान से, क्योंकि उनके यहाँ काफी डैमेज हो चुका है, काफी डिग्रेडेशन हो चुका है उनकी लीडरशिप का, आई एम श्योर उनके मीडिया रिसोर्सेज का भी काफी वो हो चुका होगा, तो इस वजह से उनके यहाँ से भी ये नहीं समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल क्या इम्पैक्ट है वॉर का, फिजिकल डैमेजेस क्या है, ये उतने क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि दोनों साइड काफी डैमेजेस हो रहे हैं। तो बिल्कुल, ये जैसे कोई ये जो ये तस्वीर है, ये एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर अटैक की तस्वीरें हैं। और आज ईरान ने जिस तरह के तस्वीरें पुट आउट किए कि उनके तेहरान के टेक्निकल साइंस यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब जब हमला हो रहा है, ईरान ओन अप कर रहा है, लेकिन अमेरिका अपनी मिलिट्री लॉसेस को ओन अप नहीं कर रहा है। आज इमेजेस पुट आउट की गई हैं, जिसे एक्सपर्ट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि काफी क्लियर इमेजेस हैं, जिस तरीके से पूरी की पूरी एक E-35 जो बोइंग है, उसको अगर आप देखें इन तस्वीरों को कि इसे कैसे नुकसान पहुंचाए है, प्रिंस जो आपकी एंड्रूज एयरबस है सऊदी में, उसमें इसमें ईरानियन मिसाइल की जगह प्रिसीशन स्ट्राइक से जो है इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन ये वो खबर है जिसे अमेरिका ओन अप नहीं कर रहा है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं अपने लॉसेस को इस वक्त छुपाने की भी कोशिश कर रहा है, सफी, उसको दबा के रखना है अपनी जनता को बेचने के लिए कि हम तो जीत रहे हैं। वियतनाम वाली एक पोजीशन क्या बनाई जा रही है यहाँ पर? नहीं, तो देखिए अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो तो जीतना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईरान सरेंडर कर दे और फिर हम अपना अपना काम करें और ऑयल जो है वो 110 120 डॉलर से नीचे आ जाए। दिस इज देयर ऑब्जेक्टिव। इसीलिए जैसे कुवैत में सबसे पहले जब ईरानियंस घुसे थे और जब ईरानी लोग घुसे थे, तो ऑयल वेल्स में आग लगाई गई थी। तो यहाँ ऑयल वेल्स में कहीं आग लगाई नहीं गई है, बिकॉज दोनों साइड्स अभी अपने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत क्लियर असेसमेंट्स आ चुके हैं, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन और जितने इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में डैमेज होगा तो ऑयल, अभी तो अगर 2 हफ्ते और वॉर चलेगी यानी कि 6 हफ्ते की हो जाएगी, तो एक अभी गोल्डमैन सैक्स का असेसमेंट आया है कि $160 पे ऑयल हो जाएगा। और $160 पे, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, जैसे ऑयल वेल्स को डैमेज किया, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरीज को डैमेज किया है, पाइपलाइंस को किया है, तो ऑयल कभी $100 के नीचे जा ही नहीं पाएगा। तो इस $100 का मतलब क्या है? इस $100 का एक्चुअली मतलब ये है कि सऊदी और जितने गल्फ स्टेट्स हैं और ईरान और रशिया, ये कंट्रीज को जहां $60 मिल रहा था ऑयल पे, अब उनको $100 मिलेगा। तो एक्चुअली इन द लॉन्ग टर्म उनका रेवेन्यू का इंतजाम किया जा रहा है। तो ये कोई बहुत सूझबूझ के, समझदारी के साथ ये वॉर की नहीं गई है। ये सोचा गया था कि 2 दिन में, एक वीकेंड में जाके बॉम्ब गिराए आएंगे, अपना काम हो जाएगा, थोड़ा सा डिग्रेड कर देंगे, आयतुल्लाह खोमेनी को खत्म कर देंगे और उसके बाद अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके हम लोग चले आएंगे। ये इन लोगों ने प्लान ही नहीं बनाया था कि इसमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना डैमेज होगा और सप्लाई लाइन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जाएंगी उनमें कितना प्रॉब्लम आएगी। एंड दे नेवर एवर थॉट कि ईरान इस लेवल का ऑपोजिशन खड़ा कर देगा, और वो भी जी। फॉर्मलाइज्ड कन्वेंशनल वॉर का ऑपोजिशन। ऐसा ऑपोजिशन मोस्ट लाइकली नहीं सोचा था। तो और ये जो हालांकि ऐसा आप हम ये कह रही हैं कि ये एवैक्स का डैमेज, तो एवैक्स का डैमेज सब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, और कोई साइड नॉर्मली अपनी बात मानता नहीं है कि हमारे यहाँ ये डैमेज हुआ, वो नहीं डैमेज, स्पेशली सुपर और नहीं मानेगा कि हमारे यहाँ डैमेज हुआ। लेकिन ये है कि ओपन वर्ल्ड है, धीरे धीरे सबको पता ही चल जाएगा, बट द परसेप्शन इज कि डैमेज दोनों साइड्स हो रहा है। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस, इसमें आप छुपाएं या ना छुपाएं। और ईरान ने यह साफ कर रखा है, क्योंकि ये मामला खामनेई की किलिंग का है, जो उनके हेड ऑफ स्टेट थे, पॉलिटिकल स्पिरिचुअल हेड थे, अली लारिजानी से लेके गुलाम रजा सुलेमानी, तमाम जो है ईरानियन कमांडर्स, उनके नेता, उनकी मौत हुई है, किलिंग्स हुई हैं, टारगेटेड असैसिनेशंस हुई हैं। सफी, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, आपने कहा कि ये युद्ध और 2 हफ्ते चलेगा। ये 2 हफ्ते चलेगा, ये आप कह रहे हैं विद सेंस ऑफ श्योरिटी 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं खींचेगा ये? इसके पीछे का ये असेसमेंट क्या है? नहीं, सो अब हमने ये कहा था कि अगर 2 हफ्ते और चला, तो जो अच्छा। गोल्डमैन सैक्स का अंदाजा है कि अगर 2 हफ्ते और चला तो ऑयल $160 पे पहुंच जाएगा। तो अच्छा। ऑयल को तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन गैस कोई नहीं देख रहा है। गैस ऑलरेडी इन द फर्स्ट वीक, पहले ही हफ्ते में गैस जो यूके में गैस और यूरोप में गैस जाती है इधर से, बेसिकली कतर गैस फील्ड से, ये 50% राइज हो चुका था, एंड इट मस्ट हैव रिजन अ बिट मोर आल्सो अभी तक। तो ऑयल एंड गैस पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑयल एंड गैस के बारे में,
कि आज से 60-70 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ब्रिटेन जो था दे यूज्ड टू वो ईरान और गल्फ स्टेट से ऑयल ले रहे थे और धीरे धीरे उनके और भी रिसोर्सेज बनते चले गए, सऊदी अरेबिया बनता चला गया, वेनेजुएला भी हुआ, रशिया भी शुरू आ गया, तो कई सारा डिस्पर्सल ऑफ सोर्सेज हो गया आपका। तो योर एंटायर फोकस ऑन गल्फ ऑयल काफी कम हुआ वेस्टर्न नेशंस का। लेकिन उनकी जगह कौन आया? चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया और जापान। ये चार बड़े बड़े ऑयल मेजर्स, ऑयल बायर्स जो थे, ये इन्होंने यूएस और यूरोप को रिप्लेस किया। तो इम्पैक्ट यूएस यूरोप को इतना नहीं हो रहा है ऑयल का जितना एशिया को हो रहा है। तो ये जो डैमेज टू इराक ऑयल फैसिलिटीज, डैमेज टू इरानियन ऑयल फैसिलिटीज, और जो ये डैमेज टू पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो रहा है गल्फ में, इससे ज्यादा असर एशियन कंट्रीज को पड़ रहा है, जिसमें हम इंडिया और चाइना, साउथ कोरिया, जापान बुरी तरह इम्पैक्टेड है। प्लस हमारी गैस, मोस्ट ऑफ आवर गैस कम्स फ्रॉम दिस एरिया। अब हम लोग की गैस जब इधर से आ रही है, हम लोग ने अपनी इतनी फैसिलिटीज को का जो डाउनस्ट्रीम है उसमें बेसिकली गैस इनपुट कर लिया है, स्पेशली फर्टिलाइजर। इट इज क्रिएटिंग अ सीरियस प्रॉब्लम, जैसा हम लोग यहाँ देख ही रहे हैं, और कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और गैस ऐसी चीज है कि उसके स्टोरेजेस बहुत मुश्किल होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर गैस, इसलिए मोस्टली गैस के रिजर्व्स बहुत कम होते हैं। तो ये जो एक इकोनॉमिक एंगल आ गया है, इसमें यूएस को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है। यूरोप थोड़ा बहुत गैस रशिया के बाद ले रहा है कतर से, लेकिन यूरोप को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है। यूएस इज फ्रैंकली नॉट गेटिंग डैमेज्ड बाय आइदर द ऑयल प्रॉब्लम और द गैस प्रॉब्लम। तो बट इट्स इसको नॉट अगर आप कुशन्ड इन, राइट? मतलब इम्पैक्ट तो होगा ही ना, जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स इम्पैक्ट होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिकी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है पूरी तरीके से आप उसको बबल रैप करके रखें और उस पर कोई असर ही ना हो। और मिड टर्म पोल्स हैं इस साल में, नवंबर में, जहां यू नो अ लॉट इज एट स्टेक फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। नहीं, सो देखिए, यू कैनॉट, एवरीथिंग इज नॉट 0 or 1. There will obviously be an impact, but the kind of impact for gas you will see in Europe and in Asia will be much higher than the impact for gas in the US, क्योंकि गैस जो है शेल रिसोर्सेज एंड अपने खुद के रिसोर्सेज और साउथ अमेरिकन रिसोर्सेज, मैक्सिकन रिसोर्सेज ऑयल एंड गैस के अमेरिका ने अपने लिए डेवलप कर लिए हैं। तो अमेरिका के पास अपने रिसोर्सेज हैं, तो उनको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। अभी भी उनका जो ये पेट्रोल है, पेट्रोल स्टेशन पे वो $4 पर गैलन के थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। तो $4 इज सीरियस, लेकिन $5, $6 में उनको प्रॉब्लम होगी, बट उसको आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट उससे पहले हम लोग के यहाँ इंडिया में, साउथ कोरिया, जापान, चाइना में ये प्रॉब्लम काफी सीरियस हो जाएगी। तो इम्पैक्ट हम चारों को ज्यादा पड़ रहा है, इनको उतना नहीं पड़ रहा है। सो हमारे पॉइंट ये है, हम क्यों इस तरफ जियो इकोनॉमिक्स ला रहे हैं, कि इसमें अगर पीस चाहिए तो सबसे पहले हमको आगे आना चाहिए, हम लोग को सबसे आगे रहना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। कहीं भी पीस टॉक हो, सपोर्ट करना चाहिए। वी आर द लैंड ऑफ गांधी जी, वी शुड सपोर्ट पीस। नॉन वायलेंस को हमने सपोर्ट किया है, हम लोग को खड़े होकर हर जगह से कहना चाहिए कि भाई आप गलत कर रहे हैं, रोकिए दोनों साइड्स। तो विच ब्रिंग्स मी टू एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि कहीं पे भी डायलॉग हो, अभी यहाँ इंडिया में बड़ी चर्चा बनी हुई है जी कि हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, और क्या वो लोग जो हैं, अब जैसा खबरें आई कि विदेश मंत्री ने कहा कि हम दलाल नहीं हैं, हम दलाली नहीं करते हैं, विच आई थॉट वर वेरी स्ट्रेंज वर्ड्स कि एक विदेश मंत्री बैठकर एक सांसदों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान में आपको, चाहे वो गेम को स्मार्टली प्ले कर रहे हो, अपनी पोटेंशियल को प्ले कर रहे हो, आपको इसमें लगता है कि कोशिशें जो भी हो, कि तुर्की, सऊदी, मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर अगर पहुंचे हैं, भले ही यूएस और ईरान नहीं पहुंचा हो इस्लामाबाद में बातचीत के लिए, क्या इससे कुछ आउटकम्स हो सकती हैं जो रीजनल डिप्लोमेसी का एक टूल बन सकती हैं? देखिए, पर्सनली हमें लगता है कि कोई भी पहल हो पीस की वो अच्छी है, और वो 150% बेटर है फ्रॉम एनी पहल फॉर वॉर। तो नंबर 1 तो ये पॉइंट है। नंबर 2, अगर पाकिस्तान कर रहा है, कि इजिप्ट कर रहा है, कि टर्की कर रहा है, कि सऊदी अरेबिया कर रहा है, इट डजंट मैटर। और ये जरूर है हम लोग का, क्योंकि पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ एक बॉर्डर है, लंबा बॉर्डर है, हम लोग के हिस्टोरिक इश्यूज रहे हैं, तो हम लोग यहाँ कंसर्न होता है पाकिस्तान को लेके। और उसमें और भी बड़ा कंसर्न ये है कि जब भी पिछले दशकों में जब भी कभी पाकिस्तान अमेरिका के करीब गया है और अमेरिका ने उसको, जिसको हिंदी में कहते हैं, भाव दिया है,
वो सिचुएशन में उसके जो आर्मी रूलर्स हैं, मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो ऑलमोस्ट हो गए हैं वो डेमोक्रेसी के नाम पे, तो उनकी जो मिलिट्री है वो उसका मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है और उनका सिर्फ एक ही फोकस रहता है कि वो इंडिया की तरफ लुक ईस्ट पॉलिसी उनकी रहती है, तो वो इंडिया की तरफ देखते हैं। तो हम लोग क्या, उनके 3 फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, कश्मीर, खालिस्तान और हिंटरलैंड में जिहाद फैलाना। तो ये 3 फोकस उनके हैं। तो जब भी अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया है, हम लोगों ने देखा है कि इसकी तरफ वो फिर देखना शुरू कर देते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को जरूर केयरफुल रहना चाहिए और इस चीज पे बहुत केयरफुली नजर लगा के रखनी चाहिए। लेकिन इसी पॉइंट पे हम लोग की जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो फाइनलाइजेशन ऑफ ट्रेड डील इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक इकोनॉमिक लिंक बना रहे हैं अमेरिका के साथ, जो पाकिस्तान ने भी कोशिश की है, वो क्रिप्टो कंपनी और क्या क्या करके उन्होंने भी कोशिश की है, लेकिन वो छोटे हैं, हम लोग बहुत बड़े हैं। हम लोगों ने जो लिंक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से हमारा इकोनॉमिक एक स्टेक बन जाएगा अमेरिका के हमारा, और हम लोग का नॉर्मल ट्रेड रिज्यूम हो जाएगा जो भी डिस्कशंस हो उसके बाद, तो फिर पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू डू वट एवर इट वॉन्ट्स टू डू। वो अमेरिकन उसको रोक के रखेंगे फ्रॉम मूविंग अवे फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड एनीथिंग टुवर्ड्स अ मिलिट्री थिंग एंड लुकिंग ईस्ट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को हमको देखना चाहिए, पाकिस्तान के मीडिएशन को। अदरवाइज अगर पीस हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। हम तो एज एन इंडिविजुअल सिटीजन हम तो जरूर सपोर्ट करेंगे पीस को। अगर हालात नहीं स्थिर होते हैं, बिकॉज वेरी क्लियरली यहाँ पे एक शख्स है नेतन्याहू, हु डज नॉट वांट दिस वॉर टू एंड। युद्ध की शुरुआत भी उन्होंने उन स्ट्राइक्स के साथ की जिसको उन्होंने कहा कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं, जिसमें खामनेई की मौत हुई। मुश्तबा खामनेई अगले आयतुल्ला बने उनके बेटे। और दूसरी तरफ इस युद्ध में अगर स्थिरता नहीं होती है, ग्राउंड ट्रूप्स इन्वेजन होता है, जो खाड़ी देशों में हलचल है, अनकंफर्टेबल जरूर है, लेकिन सऊदी कहीं ना कहीं कह रहा है, बार बार बयान आ रहे हैं, या कम से कम डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये क्लेम्स आते हैं कि सऊदी ने हमको कहा हुआ है कि भैया लेट अस फिनिश द जॉब। सऊदी इज लिटरली जो है कि मेरी बहुत ज्यादा जो है हमारे सामने साष्टांग हो रहा है, इस तरह की बातें वो रैली में करते रहते हैं, सऊदी को इंसल्ट करते रहते हैं। सऊदी ने पाकिस्तान को कहा है कि भाई हमारे साथ आपका सुरक्षा पैक्ट है, आपको आकर हमारे लिए जो है लड़ना होगा, क्योंकि खाड़ी देशों की वो मिलिट्री सैन्य क्षमता नहीं है। तो अगर शांति नहीं हो पाती है, युद्ध चलता है, डू यू थिंक कि पाकिस्तान को खींचा जाएगा, पाकिस्तान को इस युद्ध को लड़ने की एक स्थिति में पहुंचना पड़ेगा जो उसके लिए अनकंफर्टेबल होगा? अनकंफर्टेबल तो बिल्कुल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान की पूरी जो आर्मी है वो ओरिजिनली और ऑलमोस्ट हमेशा लुक ईस्ट पॉलिसी पे जिंदा रही है, यानी कि इंडिया की तरफ। फिर उन्होंने तालिबान, अफगानिस्तान को हिस्टोरिकली कंट्रोल करने की कोशिश की, बिकॉज वो अपना वेस्ट को सिक्योर रखना चाहते थे। वो वेस्ट उनका 21 के बाद का उन्होंने बहुत कोशिश की कि तालिबान को कंट्रोल में रखें, लेकिन तालिबान के साथ उनके रिलेशंस खराब हो गए अमेरिकन विड्रॉल के बाद, जो 15 अगस्त 2021 में हुआ। तो वो रिलेशंस जो खराब हो गए, उससे उनका वेस्टर्न बॉर्डर भी गड़बड़ाया, और आज की डेट में उनका दोनों ईस्ट और वेस्ट हार्डन बॉर्डर्स हो रहे हैं। दोनों तरफ उनको इक्वल ध्यान देना पड़ता है। वो रिसोर्स रिच कंट्री है नहीं, वो हमेशा लोन्स पे चल रहा है, गल्फ नेशंस का लोन, चाइना का लोन, अमेरिका का लोन, IMF का लोन। तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो तीसरा फ्रंट खोलें अपने सदर्न साइड पे, खाड़ी के युद्ध में घुसे। इसी वजह से कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं, ये सब चीजें सिर्फ रूमर्स में रहती हैं, और एक असेसमेंट आप कर सकते हैं कि इन लोगों ने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई इसीलिए शुरू की एक दिन पहले, ताकि इन लोगों को कहा ना जाए कि आप दोनों में से एक साइड की तरफ लेके युद्ध में आइए, क्योंकि ईरान भी कह रहा होगा आप हमारी तरफ से आइए, और उधर US और सऊदी अरेबिया भी कह रहा होगा हमारी तरफ से आइए। तो उनके पास एक लेजिटिमेट एक्सक्यूज हो गया है कि भाई हमारी तो ये चल रही है, हम कैसे आ सकते हैं, उधर इंडिया में परेशान करता रहता है। दिस इज द एक्सक्यूज दे विल गिव। सफी, लास्ट I don't think they'll just get that one. ओके, Yeah. लास्ट जस्ट 2-3 क्वेश्चंस। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी तक जो दुनिया की फोकस थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, हालांकि आज भारत सरकार की तरफ से अपडेट दिया गया है कि 2 और हमारे जो ऑयल टैंकर्स हैं अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक 4 हमारे टैंकर्स हैं LPG और ऑयल के टैंकर्स जो फंसे हुए थे युद्ध छिड़ने के बाद से वेस्ट ऑफ हॉर्मूज में, वो आ चुके हैं। 2 और जो हैं अब वापस से वो भी आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है, नेवी एस्कॉर्ट कर रही है। लेकिन इसमें जो एक और फ्रंटियर ओपन हो रहा है अब,
हुतीस के आने के साथ में, कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% एनर्जी सप्लाईज दुनिया का जो है वो ट्रांजिट होता है, तो रेड सी के रूट से 15% तक का हमारे एनर्जी सप्लाईज की ट्रांजिट होती है। क्या आप देख रहे हैं कि रेड सी बिकमिंग द नेक्स्ट बिग चोक पॉइंट हुतीस के आने के साथ में? See, there are two aspects to a choke point. एक पॉइंट ये है कि अगर आप हॉर्मूज को देखें और बाब एल मंडेब को देखें, तो हॉर्मूज और बाब एल मंडेब मान लीजिए दोनों ही ब्लॉक हो जाएं, तो हॉर्मूज ब्लॉक होगा तो इनफ्लो टू गल्फ स्टेट्स जो शिप से आती हैं चीजें एशिया या जहां से भी आती हैं, वो इनफ्लो रुकता है पूरी तरह से, और आउटफ्लो पूरी तरह रुकता है, जिसमें ऑयल एंड गैस भी है और बाकी चीजें भी हैं। लेकिन उन सिर्फ 5-6 देशों की सप्लाई रुकती है। और अगर आप बाब एल मंडेब में जाएं, रेड सी एरिया में, तो वहां पर अगर रुकती है तो वो पूरी दुनिया का फ्लो इनकमिंग एंड आउटगोइंग वहां से रुकता है, एवरीथिंग विच इज मच लार्जर इन वॉल्यूम, मच लार्जर इन रेशियो। हाउएवर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, वेराज बाब एल मंडेब का अल्टरनेटिव है जो ओरिजिनल रूट है कि आप साउथ अफ्रीका के नीचे से जाइए। तो जब 2023-24 में, एंड ऑफ 23 अर्ली 24 में हुतीज ने काफी अटैक्स किए थे रेड सी के शिपिंग के ऊपर, तो उसमें से काफी हद तक वो ट्रैफिक कम हो गया था, इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गए थे, और सारे शिप्स दुनिया के वो साउथ अफ्रीका के थ्रू जाना शुरू कर दिया था। तो अल्टरनेटिव था, इस वजह से एक प्राइस जंप आया इन द ट्रेड जो उधर से जा रहा था, और फिर वो प्राइस जंप स्टेबलाइज हो गया। एक चीज होती है मार्केट्स फैक्टरिंग इन बैड न्यूज, तो मार्केट्स फैक्टर्ड इन दैट बैड न्यूज, एडजस्टेड बिकॉज देयर वाज एन अल्टरनेटिव एंड मूव्ड ऑन। यहाँ अल्टरनेटिव नहीं है, इस वजह से एवरीथिंग इज गोइंग अप। ओके, एंड जहां तक इंडिया के इंटरेस्ट्स का सवाल है, यहाँ पर हमें पता है कि हमने एक कोर्स करेक्शन किया है, पेजिशकिया साहब से मोदी जी ने बात की है, अरागची साहब से लगातार जयशंकर जी कांटेक्ट में रहे हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2 और शिप्स इधर आ जाएंगी। इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है हमारे लिए सफी, क्योंकि प्रधानमंत्री संसद में 2 बार ये कह चुके हैं कि कोविड की तरह हमें तैयार रहना है, मन की बात में भी उन्होंने इसी का जिक्र किया है, और साउथ एशिया में जहां हम श्रीलंका, बांग्लादेश को हेल्प जरूर कर रहे हैं फ्यूल के साथ में, आने वाले दिनों में आप ये जो एक रिपल इफेक्ट है पर्टिकुलरली इन साउथ एशिया इस ऊर्जा संकट का, इसे आप कैसे देख रहे हैं? तो एक तो ये होता है कि आप अपना सारी प्लानिंग करें ये सोच के कि ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, उसमें फिर आपके पास गैस भी नहीं होगी, खाना पकाने के लिए कुछ नहीं होगा, गाड़ी चलाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो एवरीथिंग विल कम टू अ स्टॉप, तो चाहे उसमें कोई मेजर्स लिए जाएं या ना लिए जाएं। एक होता है कि ये युद्ध रुक जाएगा, और अगर रुक जाएगा तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा इशू कभी आएगा भी नहीं। तो हमें दोनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तरफ कि अगर सब ये कंटिन्यू करा तो हम लोग का क्या सिचुएशन होगी, कहाँ कहाँ हमारे रिजर्व्स हैं, प्राइवेट रिजर्व्स कहाँ हैं, गवर्नमेंट रिजर्व्स कहाँ हैं, कौन कौन सी चीजों में हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कंजम्पशन, ये सब एक प्लानिंग होनी चाहिए। एक होनी चाहिए कि उसको खुद रोकने की कोशिश करनी चाहिए ना। ये युद्ध जो हमें पता है हमें डैमेज कर रहा है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को डैमेज करेगा, उसको हमें युद्ध को रोकने के लिए पूरे प्रयास करने चाहिए। So instead of spending, any resources on more resources on preparing for a bad day, we should also try to push the bad day away. So Prime Minister has already said in Parliament that they want peace, they want both sides to come to a peaceful conclusion. So we have good relationships with everybody: Russia, China, Pakistan, Iran, Israel, US. Why can't we reach out to everybody and do an online conference and managing us? And maybe saying that we will also have to start thinking about aggressive measures in the long term, कि हम लोग अपने oil, gas जो warring countries हैं उनसे नहीं लेंगे, हम अपना और alternative ढूंढेंगे। पर हम तो कह रहे हैं कि हम मीडिएट करते नहीं है, ट्रेडिशनली हम मीडिएटर्स हैं नहीं। क्यों नहीं है? आप बनना चाहिए आपको, जो बुरी बात क्या है? पीस लाना तो अच्छी बात होती है।
डोनाल्ड ट्रंप ने ही बोर्ड ऑफ पीस बनाया हुआ है और हम लोग को इनवाइट किया गया, हम लोग ऑब्जर्वर बन के गए हैं उसमें। तो वी आर अ पार्ट ऑफ अ पीस डिस्कशन। एंड यूक्रेन में ये बात आई थी कि हम लोगों ने पीस की तरफ प्रयास किए थे, तो हम लोगों को करना चाहिए। हालांकि that board of peace पर we'll have another discussion one day, which looks more like a real estate हमसे piece of आपसे peace. कोई पूछ नहीं रहा था, हमसे आपसे कोई पूछ नहीं रहा। कर मेरी तो कोई वैल्यू है नहीं, आई एम श्योर आपसे जो है अगर कोई पूछे तो एक महत्वपूर्ण इंटरलोक्यूटर का रोल जो है वहां पर दिख सकता है। लेकिन आखिरी सवाल सफी, क्योंकि मुझे पता है और मैं ऑन अ लाइटर नोट एक तरह से खुश हूं कि आप अभी हाल फिलहाल जो है आप रिटायर हुए हैं, क्योंकि अब रिटायरमेंट के बाद आप दी हमारी सरकारी अथॉरिटीज का लॉस इज ऑलवेज द गेन ऑफ द मीडिया, बिकॉज वी गेट एन इंसाइटफुल वॉइस हमारे शोज के लिए। तो इसीलिए इन अ वे वी आर थैंकफुल कि आप रिटायर हुए हैं, बट वी आई एम श्योर you'll have a very interesting plans ahead, क्योंकि आप सिक्योरिटी को समझते हैं, आपने सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म पर काम किया है। अमेरिका के अंदर जो माहौल है, somebody like a जो केंट जिसने रिजाइन किया, जो काउंटर टेररिज्म को हेड कर रहे थे, तुलसी गबार्ड को लेकर तमाम स्पेकुलेशंस जारी हैं, और अमेरिका के अंदर इवन द मैगावर्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, वो भी सपोर्टर्स ऑफ वॉर फुल फ्लेजेड नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी रीडिंग क्या है? क्या एक क्रैक नजर आ रहा है इन दी इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम? जोकिंट जैसे एक शख्स का एक युद्ध के बीच में रिजाइन करना, भले ही डोनाल्ड ट्रंप डिसमिस करे कि मैं तो उसे जानता भी नहीं हूं या वो यंग है या वट एवर इट इज, एज अ सिक्योरिटी पर्सन आप कैसे देखते हैं इसकी? बहुत ही सीरियस रेजिग्नेशन था वो। जो केंट वाज ऑक्यूपाइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन and it is the equivalent of somebody very important in our higher thing resigning in the middle of a war. तो ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं, ज्यादा नहीं होती हैं। तो पॉलिटिकली अगर आप देखें तो एक तो आप स्ट्रेटेजिकली देखिए यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कि स्ट्रेटेजिकली हमने आपको इकोनॉमिकली बताया कि ऑयल और गैस में उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं है, बाकी दुनिया पे ज्यादा इम्पैक्ट है। तो टू एन एक्सटेंट इट हेल्प्स द। नंबर टू, उनका जो फेवरेट एलाई है इजराइल, वो खुश है कि उनके जितने नेबर्स हैं वो सब बर्बाद हो जाए धीरे धीरे, तो वो भी उनको सपोर्ट करता है। दे आर हैप्पी, अमेरिका सपोर्ट्स, बाइडेन आल्सो सपोर्टेड द वॉर ऑन गाजा एंड मिस्टर ट्रम्प इज आल्सो सपोर्टिंग। बट विद इन इनसाइड यूनाइटेड स्टेट्स ऑब्वियसली जो इनकी सपोर्ट बेस है उसमें काफी बड़ा इशू है, बिकॉज द होल इलेक्शन वाज वन ऑन एन एंटी वॉर प्लेटफॉर्म। उन्होंने कहा था कि ये जो 2018, 19, 20 में भी सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमें अपनी फोर्सेस बाहर से विड्रॉ करनी है, दूसरों की वॉर दूसरे लड़े, हमें नहीं लड़नी है। तो जब हमें नहीं लड़नी है तो अब हम वॉर क्यों लड़ रहे हैं? तो जो वोटर बेस है वो अनहैप्पी है कि उन्हीं के बच्चे जो हैं 20-22 साल के लड़के वो अब वॉर में जाएंगे। ऐसी कोई ना कोई अफगानिस्तान में मरा, कोई इंजर हुआ, कोई इराक में मरा इंजर हुआ, ऐसे बहुत कैजुअलिटीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट में। और आफ्टर कैजुअलिटीज यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट हैज टू लुक आफ्टर दोस पीपल। तो इस पे कई पिक्चर्स बनी हैं जिसपे यूएस गवर्नमेंट की कोई बहुत अच्छी छवि नहीं बनी है। तो इट इज डेफिनेटली वेइंग ऑन द यूएस गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज, इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्दी खत्म हो। लेकिन साथ में क्योंकि वो सुपर पावर है, वो चाहते हैं कि हम जीत के खत्म करें। और इधर ईरान ने बिल्कुल जिद ले ली है कि हम आपको जीतने नहीं देंगे, और उन्हें मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आज से 125 साल से बहुत इंपॉर्टेंस में आया है। वो भी जब ऑयल डिस्कवर हुआ था इन द गल्फ 1908 में ईरान में डिस्कवर हुआ था ऑयल। तो तब से धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई है। और 1952 में सबसे पहली बार ब्रिटिश ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर। ऐसा नहीं है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस अभी लगे हैं, ब्रिटिश ने लगाए थे जब इरानियन ऑयल को नेशनलाइज किया था उनके प्राइम मिनिस्टर मुसद्देक ने, शाह ऑफ ईरान के अंडर। जो अभी रिसेंट शाह थे 79 वाले, उन्हीं के अंडर में प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा सा एंटी शाह लाइन लेके नेशनलाइज कर दिया था। उससे क्योस मच गया था क्योंकि ब्रिटेन वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑयल कमिंग फ्रॉम देयर। ईस्ट ऑफ सुएज जितने ऑपरेशंस थे उनके सब उस ऑयल अबादान रिफाइनरी पे ऑयल पे बेस्ड थे। तो उसके बाद फिर ब्रिटेन ने अपना वो शुरू किया, डी रिस्किंग शुरू की और कंट्रीज से भी ऑयल लेना शुरू किया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो काइंड ऑफ इम्पैक्ट है वो 1956 में सुएज क्राइसिस से बहुत ज्यादा पता चला कि भाई एक और स्ट्रेट ये भी है। और उसके बाद 1984 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 84 टू 88 जब गल्फ वॉर चल रही थी ईरान इराक के बीच में, 84 के 88 के बीच में एक टैंकर वॉर हुई थी
जिसमें एक दूसरे के टैंकर्स ईरान इराक ने काफी उड़ाए थे। तो उस टाइम पे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ट्रेड बहुत इफेक्टिव था। तो इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसा हुआ है। तो ये इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अ वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट। बट क्वेश्चन इज इट अ चोक पॉइंट फॉर मी और इज इट अ चोक पॉइंट फॉर यू? इफ इट्स फॉर यू, हाउ डू आई केयर? आई शुड बॉम्ब यू। राइट। ओके सफी, मैं बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, गिवन कि आप एनडीएमए के साथ में एज एन एडवाइजर थे अभी फॉर अ सर्टेन पीरियड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, और इस पर हम एक लंबी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन इस वक्त सब युद्ध में इतने घिरे हुए हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब एक खर्क आइलैंड पर बॉम्बिंग होती है, जब स्टोरेज फ्यूल टैंकर्स पर जो है इजराइल हमले करता है 30 टैंकर्स पर, और धू धू कर आग की लपटें नजर आती है तेहरान में, दूसरे शहरों में, जब आपकी इंडियन ओशन में आइरिस डेना पर एक सबमरीन के जरिए, पनडुब्बी के टॉर्पीडो के जरिए उसको उड़ा दिया जाता है, द शेयर अमाउंट ऑफ ऑयल स्पिलओवर जो अभी हो रहा होगा हमारे समुद्री पानी में हर जगह, ये एक कितना बड़ा पर्यावरण कैटास्ट्रॉफ है, इसकी कैलकुलेशन तो अभी शायद हो भी नहीं रही होगी, और ये तो अभी आगे चलकर हमें पता चलेगा कि कितना भयंकर हमने पर्यावरण कैटास्ट्रॉफी किया हुआ है यहाँ। तो आपका पॉइंट बहुत 100% करेक्ट है। पर्यावरण का एमिशंस इतने बढ़े होंगे, और उसका कैलकुलेशन कुछ थोड़ा बहुत लोगों ने किया कि 5 मिलियन टन्स इन द फर्स्ट 14 days, which means 10 million tons in this whole month. So 10 million tons is a lot of good work which has been completely obfuscated. All the good work that has been done in reducing emissions, उसको आपने 10 million tons ऐसे ही बढ़ा दिया। और वो कैसे बढ़ता है? वन, burning fuel and burning petroleum refineries, burning installations, burning oil wells, burning tankers. All the emissions, very intense emission is recorded at that time. Then all the amount of jet fuel that is being spent by aeroplanes, and all the missiles that are going, they also don't run on water or solar energy. They also run on fuel. And there's technology called solid rocket motor fuel, which is a specialized fuel. So all of these are high emitting fuels, which are definitely very bad for the environment, and thousands of been released. Then the most polluting type of fuel which is used in wars is the fuel the diesel that goes into fueling ships. And the amount of ships that are moving around, which are military related, in anticipation of the war, in areas close to this region, that is also very high. तो ये 3-4 चीजें मिला के 10 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर एमिट किए इस एरिया में, तो ये तो कैटास्ट्रोफी ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शंस है। कोई आज उसके बारे में बात नहीं कर रहा, उसका ये मतलब नहीं है कि इट एग्जिस्ट नहीं करता है। जो गल्फ वॉर हुई थी 1990, जो जिसमें सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिकन फोर्सेस ने इन्वेड किया था, और जो कुवैत वॉर हुई थी उसमें 600 वेल्स को जलाया गया था। उसमें बताते हैं 150 मिलियन CO2, 150 मिलियन टन CO2 रिलीज हुई थी। तो दीज आर इफेक्ट्स जो रिसर्चर्स भी नॉर्मली दे इग्नोर कि भाई हाउ कैन यू फाइट द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप रिपोर्ट लिखेंगे तो कहीं से आपकी फंडिंग बंद हो जाएगी। तो कई रिसर्चर्स आपको कम रिसर्चर्स मिलेंगे वॉर के नेगेटिव एमिशंस के बारे में लिखते हुए, क्योंकि फाइनेंसिंग चाहिए होती है एक अच्छी रिसर्च करने के लिए। और जितनी ये एजेंसीज थी सब वेस्टर्न इंस्पायर्ड हैं। पहले अमेरिका इंस्पायर्ड थी, अब अमेरिका उनमें से हट गया है, तो अब यूरोपियन इंस्पायर्ड है। तो यूरोपियन इंस्पायर्ड है, यूरोपियन स्पॉन्सर्ड हैं, यूरोपियन फंडेड हैं, और जितने बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो वेस्टर्न होती हैं वो लोग इनको सपोर्ट करती हैं, इन सब के क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशंस को। तो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, middle income countries like India, which are wanting to get richer, we are getting to be the 4th and 3rd largest in the world, it really affects us. Another reason why we should push for peace. इंडिया शुड पुश फॉर पीस, ये कहना है सफिया एहसान रिजवी का। बहुत जरूरी स्टेटमेंट है ये। आप पूर्व आईबी अधिकारी रहे हैं, आप पूर्व आईपीएस हैं, एनडीएमए के साथ एडवाइजर रहे हैं सरकार की तरफ से, और जिस तरह की खबरें आज इसके पहले एक ब्लॉग की थी, दर्शकों को याद दिला दूं, जहां पर मैंने बात की थी कि सदर्न लेबनान में 3 जर्नलिस्ट्स की भी किलिंग हुई है, टारगेटेड किलिंग्स ऑफ जर्नलिस्ट लगातार हो रही है। तो ये अलग अलग लेवल पर ये जो युद्ध के कैटास्ट्रॉफी है, जो डायमेंशंस हैं, इसकी इकोनॉमिक, इसकी मोरल, इसकी इंस्टीट्यूशंस की चरमराने का जो एस्पेक्ट है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर असर, पर्यावरण पर असर,
कुल मिलाकर और जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स जिसके बारे में हम बात करते थे जीसीसी में या इंडियन ओशन रीजन में भी, वो हर चीज जो है इस वक्त बिल्कुल डामाडोल नजर आ रहा है। और इन सब के बीच में अगर कोई एक वजह है तो वो है ये इजराइल और अमेरिका का कॉम्बिनेशन, नेतन्याहू, जिनको बैकिंग मिली हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। तो अभी के लिए बस इतना ही। आज सफी पहली दफा हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और आपने इतना सारा वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आगे भी जो है आपको जरूर परेशान करूंगी, और जैसे मैंने कहा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर इनिंग्स अहेड। आई एम हैप्पी दैट यू रिटायर्ड, सो आई हैव टू हैव यू It was a back pleasure being again on on your this show. and It was an honor to be answering them. Thank you. थैंक यू सो मच। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, हमेशा की तरह प्लीज याद रखिएगा अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा कंटेंट फ्रेश अलर्ट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।